तो सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ये होती है पुलिस में कि हम लोग क्राइम सीन को बहुत बार ना तो प्रोटेक्ट करते हैं ठीक से, और ना ही वहां से साक्ष्य को, जो अवेलेबल एविडेंस है उस सीन पे, उसको साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बारी, एक फेमस केस मेरे दिमाग में आता है, निठारी मर्डर केस, जो बहुत फेमस है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला। सीबीआई ने और पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली वो केस एक्विटेड हो गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके। उस केस में आपने देखा होगा, अगर आपको याद पड़ता है, जो वीडियो फुटेज जो थी, कि क्राइम सीन को टोटली ट्रैम्पल कर दिया गया। और इसी तरह से दूसरा केस जो था, जिसमें वो एक बच्ची की हत्या हुई थी, तलवार फैमिली से जो रिलेटेड केस था, उस पे भी पूरा क्राइम सीन के ऊपर में लोग थे, पुलिस थी, फोटोग्राफर थे, कोई भी एविडेंस वहां पे जो इकट्ठा होना चाहिए था वो इकट्ठा नहीं हो पाया। वो जो बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, वो वहां पे छोड़ा हुआ था क्राइम सीन पे। जब हमें ये पता लगा कि वो है, तो हमने बिहार पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि जब तक हमारी टीम वहां पहुंचती है और हम किसी फॉरेंसिक साइंटिस्ट को लेकर आते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको किसी तरह से कंटेमिनेट नहीं होने दिया जाए। क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जिस व्यक्ति ने, क्योंकि वो था कि हमें ये मालूम था कि शायद ये अक्यूज ने ही वहां पे उतार के छोड़ दिया है, तो हमें मालूम था कि उसमें डीएनए मिल सकता उस व्यक्ति का जिसने वो रोग पहना हुआ था। लेकिन अगर उसको ठीक से साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा नहीं किया जाता या कलेक्ट नहीं किया जाता, उस एविडेंस को प्रिजर्व नहीं किया जाता, तो पॉसिबिलिटी थी कि जो डीएनए अवेलेबल था वो कंटेमिनेट हो जाता और बाद में वो साक्ष्य जो मिल सकता था वो नहीं मिलता। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, उसको ठीक से बाद में फॉरेंसिक साइंटिस्ट के देखरेख में उसको प्रिजर्व किया गया और उसको साइंटिफिक जांच के लिए भेजा गया, और जैसा उम्मीद थी उस व्यक्ति का डीएनए मिला, और उसके डीएनए से उसको सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया था। और जब बाद में अक्यूज को पकड़ा गया तो उसके डीएनए से जब कंपेयर किया तो उसका डीएनए उससे मैच हुआ, और वो एक बहुत अहम एविडेंस था जिसके बेसिस पे अक्यूज को सजा हुई। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करेंगे जांच की, पुलिस जांच की। आखिरकार पुलिस जांच क्यों नाकाम होती है, इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री नवनीत राजन वासन, आईपीएस रिटायर्ड, आंध्रा कैडर, अनडिवाइडेड आंध्रा कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। सीबीआई में बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी है, एनआईए में रहे हैं और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीजी के तौर पर रिटायर हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर रायसीना रिपोर्ट्स में। हम शुरू से बात करते हैं, जांच क्यों नाकाम होती है। जब हम कन्विक्शन रेट को देखते हैं तो एनआईए जैसी एजेंसी जहां आपने काम किया है, वहां पे 90 से 95% कन्विक्शन रेट की बात होती है। सीबीआई में करीब 70% की बात होती है। ओवरऑल इंडिया का जो कन्विक्शन रेट है वो 50 से 55% के बीच में रहेगा। लेकिन जब हीनियस क्राइम की बात आती है तो कन्विक्शन रेट और नीचे चला जाता है, खासतौर पर रेप और मर्डर जैसे केसेस में। और सीबीआई में भी जब हम बात करते हैं 70% की जो बात हो रही है, लेकिन जब पॉलिटिकली सेंसिटिव केस आते हैं, बड़े केस आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उस वक्त सीबीआई का कन्विक्शन रेट जो एकदम धराशायी हो जाता है।
तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। वजह क्या है? जब कोई अपराध की घटना होती है तो क्या गड़बड़ियां होती हैं जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट पे फाइनली जब ट्रायल के बाद उस पर फर्क पड़ता है? देखिए, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू अ, पे रोशनी डालने के लिए कहा है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो पहले सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होती है। सो सबसे पहला चरण जो किसी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने का है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अब जो वर्तमान नया कानून है उसमें एक और प्रावधान भी है जिसमें आप पहले कुछ केसेस में इंक्वायरी कर सकते हैं जो आपको 14 दिन के अंदर पूरी करनी होती है। उसके बाद में आप अगर पाते हैं कि कोई कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है तो आप उसको रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो पहला तो पहलू ये है कि एफआईआर किस तरीकों से रजिस्टर होती है। एक तो ये है कि कोई आपके पास कंप्लेनेंट आता है, वो लिखित में आपको एक शिकायत देता है किसी क्राइम के बारे में और आप पाते हैं कि वो क्राइम कॉग्निजेबल है, तो जो पुलिस है वो ड्यूटी बाउंड है उसको रजिस्टर करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि वो कोई बहुत क्लियरली नहीं मालूम चलता है और उसकी जिस अपराध की शिकायत की जा रही है वो 3 से 7 साल की सजा के बीच में है, तो आप कुछ केसेस में अब नया कानून आपको ये इजाजत देता है कि डीएसपी या एसीपी की परमिशन से आप उसमें इंक्वायरी करें और 14 दिन में ये डिसाइड करें कि वो कॉग्निजेबल केस बनता है या नहीं बनता है। अगर कॉग्निजेबल केस है तो आप उसको दर्ज कर लेंगे। दूसरा है कोई अनपढ़ लोग आप व्यक्ति आता है जो आपको लिखित शिकायत नहीं दे सकता है, तो वो आपको ओरल कंप्लेंट दे सकता है जो आप रिकॉर्ड करते हैं और उसके बेसिस पे आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं और एफआईआर बनाते हैं और छोटी सी बात इन्वेस्टिगेशन शुरू। आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि नए प्रोसीजर में कानूनी जामा पहना दिया गया है इंक्वायरी के प्रोसेस को, क्या ये पहले सीआरपीसी में भी इसका प्रोविजन था या उस वक्त किस तरीके से पुलिस इंक्वायरी करती थी? नहीं, इसका कोई प्रोविजन नहीं था। हालांकि सीबीआई में इसका उनका सीबीआई का जो क्राइम मैनुअल है उसके अंदर ये प्रक्रिया का जिक्र था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया और ललिता कुमारी केस में उन्होंने इसको एक कोर्ट की तरफ से कानूनी जामा पहनाने की उन्होंने किया। लेकिन अब इसको लीगली इसको कानून के अंदर ले आया गया है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से इसको प्रॉपरली कानून में भी पूरा इसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या इंक्वायरी दर्ज करने के बाद में पुलिस को जो इस कानून के अंदर पावर्स हैं वो मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी, या कानून के अंदर वो पावर्स हैं जो पुलिस किसी को समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट कर सकती है, सर्च कर सकती है, वो पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी भी तय होना बाकी है। सर, मैं इसमें दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सीबीआई में भी जो इंक्वायरी का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोसेस है उसमें आप किसी को समन नहीं कर सकते हैं शायद। पुराने कानून में तो किसी को समन नहीं कर सकते थे, ना किसी से डॉक्यूमेंट मांग सकते थे, क्योंकि इंक्वायरी का पर्पस केवल और केवल इतना ही है कि ये डिसाइड करना है कि वो शिकायत या जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे एक कॉग्निजेबल क्राइम बनता है या नहीं बनता। तो मेरा ये मानना है कि कई बार ये बहुत कठिन होता है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो कॉग्निजेबल क्राइम बनता है या नहीं बनता। तो शायद ये उचित होता कि कानून में इस चीज का ध्यान रखे नए प्रावधान को लाया जाता है। शायद इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और खाली एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की प्रोविजन को कानून में दे दिया गया है। तो शायद ये वो पर्पस सर्व नहीं करेगा जिसके लिए इस प्रावधान को लाया गया कानून। सर, दूसरी बात यह है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई वक्फा निर्धारित है या हमने सीबीआई में देखा 3-3 साल तक 4-4 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलती रहती थी।
नहीं, पहले तो कोई उसमें इस तरह का कोई भी, क्योंकि वो मैनुअल के आधार पे था, मैनुअल में प्रोविजन दिया हुआ था, उसके बेसिस पे लोग दर्ज करते थे और डिसाइड करते थे। लेकिन अब कानून में एक तो उन्होंने ये दे दिया है कि ये खाली डीएसपी की परमिशन से, प्रायर परमिशन से हो सकता है। मतलब जो ऑफिसर परमिशन दे सकता है वो डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक का होना चाहिए, एक। दो, इसको आपको 14 दिन के भीतर कंप्लीट करना है। 14 दिन में आपको तय करना है कि ये कॉग्निजेबल क्राइम बनता है या नहीं बनता। जी। आपको 14 दिन के बाद का समय अवेलेबल नहीं है, तो वो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दी गई है, जो पहले नहीं थी। ये पहले तो प्रावधान ही नहीं था, तो क्वेश्चन ऑफ एनी टाइम लिमिट डिड नॉट अराइज, तो इसीलिए वो इंक्वायरीज कई कई दिन चला करती थी। सर, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान है? पुलिस कई दफा हम देखते हैं कि इंक्वायरी की रिपोर्ट को वो पेंडिंग रख लेती है और वो एफआईआर नहीं करती है। हो सकता है इस प्रावधान का दुरुपयोग हो, जैसे बहुत सारी प्रावधानों का होता है। तो इसको रोकने का कोई कोई सावधानी बरती गई है? देखिए, क्योंकि 14 दिन की लिमिट है, वही सावधानी है कि 14 दिन के अंदर आपको तय करना है, और अदरवाइज जो डीएसपी है जिसने वो परमिशन दी है, ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल कि उसका जो निष्कर्ष है वो 14 दिन में निकालना है, और 14 दिन में आपको दर्ज करना है केस। नहीं करेंगे तो यू बिकम, द कोर्ट कैन क्वेश्चन यू दैट व्हाई इट वाज पेंडिंग, व्हाई यू डिड नॉट डिसाइड विद इन a period of 14 days. That is the only safeguard which is available. और जो शिकायत करता है, अगर मान लीजिए पुलिस उसकी इंक्वायरी में जांच के बाद ये डिसाइड करती है कि इसमें एफआईआर की जरूरत नहीं है, तो शिकायतकर्ता के पास क्या प्रावधान है? वो क्या कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या पुलिस के ही बड़े अधिकारी को अप्रोच कर सकता है? देखिए, दोनों 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 उसको दोनों जो चीजें हैं उपलब्ध हैं। वो सीनियर अधिकारी को भी बता सकता है कि ये मैंने कहा था और ये शायद इंक्वायरी ठीक से नहीं कही गई, ये कॉग्निजेबल क्राइम बनता है। दूसरा, कोर्ट के दरवाजे पहले सीआरपीसी में भी खुले थे और अब भी खुले हैं कि आप अदालत में जा सकते हैं, और अदालत सुनने के बाद आदेश दे सकती है पुलिस को केस दर्ज करने का। बहुत सारे केसेस आज भी देश के अंदर कोर्ट के डायरेक्शन से रजिस्टर होते हैं। सर, अब इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान आ गया कि आपको 14 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट करनी है, तो इसके बाद क्या सीबीआई अपनी इंक्वायरी भी 14 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए बाध्य है, या सीबीआई जो है वो अपने अलग प्रावधान पे चलेगी? देखिए, एक बात जो फंडामेंटल है, जो सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सीबीआई के लिए कोई अलग कानून नहीं है। सीबीआई उसी कानून के दायरे में एक्ट कर सकती है कि जिस दायरे में लोकल पुलिस या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो अब ये बीएनएस के बेसिस पे काम करती हैं, वो कोई अलग प्राविधान सीबीआई के लिए नहीं है। ये कानून सीबीआई के ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना दूसरे पुलिस एजेंसीज के ऊपर। सर, अभी हमें ये मालूम नहीं है कि सीबीआई ने अपने मैनुअल में नए कानून के आने के बाद क्या सुधार किया है, या अभी भी वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है। ये अभी मालूम नहीं। ये देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो मैनुअल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है, दैट इज अ काइंड ऑफ एसओपी। वो कानून को ही सही तरीके से लागू करने के लिए मैनुअल को बनाया जाता है। कोई भी मैनुअल कानून के ऊपर नहीं होता। किसी भी मैनुअल को इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां के अधिकारियों को डे टू डे काम करने के लिए एक गाइडलाइन, एक रूपरेखा दे दी जाती है। इससे आगे उस मैनुअल का कोई काम नहीं है, और ये किसी तरह के किसी कानून को भी ओवरराइड नहीं कर सकता। सर, हम वापिस उस मुद्दे पे आते हैं जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, व्हाई डू इन्वेस्टिगेशंस फेल? और आप बात कर रहे थे इंक्वायरी के प्रावधान की, तो वहां क्या गड़बड़ियां होती हैं? हम थोड़े से विषय से इतर आए, लेकिन वो बहुत ही अहम मुद्दा था इंक्वायरी और एफआईआर के बीच में फर्क समझने का। Why do investigations fail, sir? And if we look at from the point of view of an inquiry and then converting it into
एन FIR, वहां क्या गलती होती है जांच अधिकारी की तरफ से जिसकी वजह से बाद में मुकदमे पे इसका असर पड़ता है? देखिए, मोटे तौर पर जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई क्राइम रिपोर्ट होता है पुलिस को और FIR दर्ज होती है, तो सबसे पहला काम पुलिस का, जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस ही नॉर्मली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है जब भी किसी तरह का कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, तो सबसे पहला आपका काम होता है क्राइम सीन को विजिट करना। मैं व्हाइट कॉलर क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, जो बैंक में फ्रॉड होते हैं वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। जो कॉमन क्राइम होता है, मर्डर हुआ, डकैती हुई और रेप हुआ, दंगा फसाद हुआ, उन तरह के क्राइम है, तो कोई बम ब्लास्ट हुआ, कोई किस तरह का, तो सबसे पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम होता है जल्दी से जल्दी वो सीन को विजिट करना और सीन को प्रोटेक्ट करना। वहां पे अवेलेबल एविडेंस जो है, जो साक्ष्य वहां पर है, उसको कलेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वहां पे जो अवेलेबल एविडेंस है उसको इकट्ठा करना। सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ये होती है पुलिस में कि हम लोग क्राइम सीन को बहुत बार ना तो प्रोटेक्ट करते हैं ठीक से और ना ही वहां से साक्ष्य को, जो अवेलेबल एविडेंस है उस सीन पे, उसको साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बारी, एक फेमस केस मेरे दिमाग में आता है, निठारी मर्डर केस, वो बहुत फेमस है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, CBI ने और पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली वो केस एक्विटेड हो गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके। उस केस में आपने देखा होगा, अगर आपको याद पड़ता है, जो वीडियो फुटेज जो थी, कि क्राइम सीन को टोटली ट्रैम्पल कर दिया गया। और इसी तरह से दूसरा केस जो था, जिसमें वो एक बच्ची की हत्या हुई थी, तलवार फैमिली से जो रिलेटेड केस था, उस पे भी पूरा क्राइम सीन के ऊपर में लोग थे, पुलिस थी, फोटोग्राफर थे, कोई भी एविडेंस वहां पे जो इकट्ठा होना चाहिए था वो इकट्ठा नहीं हो पाया। और एक और मेरे दिमाग में आता है, जब हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ था और NIA को केस वो तीसरे दिन जब दिया गया, तो जब NIA की टीम वहां पहुंची तो उस जगह पे एविडेंसेस जो थे वो अभी भी अवेलेबल थे, किसी ने इकट्ठे नहीं किए और उस सीन की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो ये जो सबसे बड़ी गलती होती है, ये हालांकि एक सब जगह पे डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्राइम सीन मैनेजमेंट अलग से एक सब्जेक्ट है जो पुलिस ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन का। सर, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। आप क्राइम सीन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जो उस वक्त सबूत नष्ट हो जाते हैं जिससे अपराध में सही अपराधी की पहचान होने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर क्राइम सीन को सही तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए और उसमें से वहां से एविडेंस जो है बहुत तरीके से गैदर किया जाए और उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए, तो उससे अपराध को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। मुझे याद है NIA का एक केस है, बोध गया ब्लास्ट, जहां क्राइम सीन से एक ऐसा एविडेंस मिला जिसने बाद में वो सही अपराधी की पहचान करने में NIA की बहुत मदद की। अगर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, वो मुझे याद पड़ता है, तब मैं NIA में कार्यरत था, तो एक रोब जो मतलब साधु लोग पहनते हैं, एक रोब जो बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, वो वहां पे छोड़ा हुआ था क्राइम सीन पे। जब हमें ये पता लगा कि वो है, तो हमने बिहार पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि जब तक हमारी टीम वहां पहुंचती है और हम किसी फॉरेंसिक साइंटिस्ट को लेकर आते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको किसी तरह से कंटेमिनेट नहीं होने दिया जाए। क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जिस व्यक्ति ने, क्योंकि वो था कि हमें ये मालूम था कि शायद ये अक्यूज ने ही वहां पे उतार के छोड़ दिया है, तो हमें मालूम था कि उसमें DNA मिल सकता उस व्यक्ति का जिसने वो रोब पहना हुआ था।
लेकिन अगर उसको ठीक से साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा नहीं किया जाता या कलेक्ट नहीं किया जाता, उस एविडेंस को प्रिजर्व नहीं किया जाता, तो पॉसिबिलिटी थी कि जो डीएनए अवेलेबल था वो कंटेमिनेट हो जाता और बाद में वो साक्ष्य जो मिल सकता था वो नहीं मिलता। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, उसको ठीक से बाद में फॉरेंसिक साइंटिस्ट के देखरेख में उसको प्रिजर्व किया गया और उसको साइंटिफिक जांच के लिए भेजा गया, और जैसा उम्मीद थी उस व्यक्ति का डीएनए मिला और सर कहाँ भेजा उसके गया था? डीएनए से उसको सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया था। और जब बाद में अक्यूज को पकड़ा गया तो उसके डीएनए से जब कंपेयर किया तो उसका डीएनए उससे मैच हुआ, और वो एक बहुत अहम एविडेंस था जिसके बेसिस पे अक्यूज को सजा हुई। जी सर, तो क्राइम, जी आप कह रहे थे कुछ? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्राइम सीन पे अवेलेबल एविडेंस को कलेक्ट करने का बहुत एक योगदान होता है। उसके अलावा जो क्राइम सीन पे कोई लोग वहां पे विटनेस थे या वहां पे अवेलेबल थे, उनको भी जल्दी से जल्दी एग्जामिन करना होता है, ताकि जो उन्होंने वहां पे देखा, उन्होंने वहां पे पाया, उनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके, जो अगेन क्राइम को सॉल्व करने में बहुत मददगार हो सकता है। जल्दी विटनेसेस से बात करने से एक ये शायद फायदा होता है कि उनकी मेमोरी फ्रेश होती है, सो वो रिकॉल कर पाते हैं आसानी से। अगर आप उनसे वही घटना के बारे में 6 महीने के बाद पूछे तो वो उतनी मेमोरी उनकी फ्रेश नहीं रहेगी। आप इसी बारे में? एक तो हाँ, एक तो मेमोरी फ्रेश रहती है, एक तो उनको याद होता है कि क्या हुआ था, दूसरा उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो किसी से जाके बात करते हैं, कोई उनको क्या समझाता है, कोई बताता है कि देखो पुलिस वाले आएंगे आपसे पूछने के लिए, आप कुछ मत बोलना, आप तो ये बताना कि मैं वहां था ही नहीं। ये बहुत बार होता है कि व्यक्ति क्राइम सीन पे होता है और वो मुकर जाता है, क्योंकि उसके साथी, उसके संबंधी उसको बोलते हैं भैया पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तुम बोल दो कि मैं तो वहां था ही नहीं। तो वो भी आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर आप डिटरमाइन करें कि कौन व्यक्ति वहां पे अवेलेबल थे, किस किसने क्राइम को होते हुए देखा है और उसने क्या देखा है, अगर आप उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं, इमीडिएटली उसको आप यू रिड्यूस इन राइटिंग कि व्हाट एनीबडी सॉ एट द क्राइम सीन, दैट कैन बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सर इस बारे में हमारे पुलिसमैन जो है वो कितने ट्रेन हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत की अगर हम बात करें तो किस हद तक आपको लगता है कि ट्रेनिंग में कुछ गैप्स हैं जिसकी वजह से ये जो क्राइम सीन का प्रिजर्वेशन से लेकर मैनेजमेंट और वहां से जो एविडेंस गैदर करना है वो काम सही से नहीं हो पाता है? देखिए, दो चीजें, एक तो सब ट्रेनिंग एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो बार बार देना पड़ता है। आप एक बार ही ट्रेनिंग लेने से वो आप भूल जाते हैं या आप उतने अलर्ट नहीं रहते हैं। तो जरूरत है कि आपकी ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट कोर्स आपको दिए जाएं, ताकि इस चीज के ऊपर दोबारा से आपको बताया जाए। और दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्राइम करने का तरीका चेंज होता रहा है, और जिस तरह के एविडेंस अब अवेलेबल होते हैं उस तरह के एविडेंस आज से 15 साल 25 साल पहले नहीं थे। हो सकता है कि आपके क्राइम सीन पे एक माइक्रोचिप अवेलेबल हो, एक पेन ड्राइव अवेलेबल हो, जो कि बहुत अहम एविडेंस है। इस तरह के एविडेंस पहले नहीं थे। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि अगर मुझे वहां पे कोई पेन ड्राइव या कोई इस तरह की वस्तु मिलती है, वो भी मुझे प्रॉपरली सीज करनी है, और किस तरह सीज करनी है। कि कई बार जिस तरह से ब्लड को हम प्रिजर्व करते हैं क्राइम सीन से, उसका एक तरीका होता है, क्योंकि उसको एनालिसिस करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर तरीके से, ताकि वो कंटेमिनेट ना हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो सीन पे अवेलेबल है, उसको भी इकट्ठा करने, माने कोई कंप्यूटर अवेलेबल है, अगर कोई टेररिस्ट कोई करता है और उसके घर में जहां वो रह रहा था वहां पे रेड होती है, वहां पे जाके आप क्राइम सीन में आप करते हैं और आप पाते हैं कि वहां पे कंप्यूटर है, तो उसको किस तरह से सीज करना है, वो एक बहुत अहम जो
एक स्टेप है, उसको कैसे करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये चीजें चेंज होती रहती है समय समय पर, तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और कई जगह तो ऐसे होता है कि जहां पे ये भी जरूरी है कि किसी फॉरेंसिक साइंटिस्ट को साथ में टीम में शामिल किया जाए, ताकि वो गाइड कर सके कि इस एविडेंस को क्राइम सीन से इस तरह इकट्ठा करना है ताकि ये कंटेमिनेट ना हो पाए, इसको बाद में डिफेंस क्वेश्चन नहीं कर पाए। जी। ये बहुत जरूरी है। वाटसन साहब के साथ चर्चा का ये हमारा पहला पार्ट था। व्हाई डू इन्वेस्टिगेशन फेल का पार्ट 2 इसके बाद होगा। अभी चर्चा पर विराम लेते हैं और दर्शकों से पार्ट 2 में मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।